एक कंपनी के एक मैनेजर ने अपने एक एम्प्लॉय का निकनेम रखा कंप्यूटर। अब वो एम्प्लॉय हमेशा खुश रहता था और मानता था कि उसके बॉस उसे कंप्यूटर के नाम से इसीलिए बुलाते हैं कि शायद वो बहुत बुद्धिमान है या फास्ट कैलकुलेशंस कर सकता है। ओके। तो एक दिन बॉस के दोस्त ने उससे पूछा कि आप अपने इस डायरेक्ट रिपोर्टी को कंप्यूटर क्यों बुलाते हो? फिर? तो उसने कहा कि वो इसलिए कि अगर मैं इसको 15 मिनट के लिए भी अनअटेंडेड छोड़ दूं तो ये स्लीप मोड में चला जाता है। ऐसा तो मैंने भी एक बार अपने एक दोस्त का नाम कैलकुलेटर रखा था। रियली? या लेकिन आई डिड मीन इट नाइस। बेस्ड ऑन हिज कैलकुलेशन स्पीड। लगता है आपका कोई मैसेज आया है। लेट मी चेक। प्रिय उपभोक्ता, आपको ये सूचित किया जाता है कि आज रात ठीक 8 बजे, हाँ आपने ठीक पढ़ा, आज ही रात 8 बजे से आपके शहर की इंटरनेट सेवाएं अगले 3 दिन तक स्थगित रहेंगी। असुविधा के लिए खेद है। व्हाट इज दिस? और ये मैसेज वो 5 मिनट पहले यानी 7:55 PM पे भेज रहे हैं। सीरियसली? ओह माय गॉड। अरे अब इलेक्ट्रिसिटी बिल और क्रेडिट कार्ड बिल कैसे पे करूंगा? अरे 2 दिन बाद मैंने एयरपोर्ट जाने के लिए कैब बुक करनी थी और अब तो व्हाट्सएप भी नहीं चलेगा। ओह नो, संडे के समागम का लाइव वेबकास्ट भी तो मिस हो जाएगा। लो, एक और मैसेज आ गया। एक बार देखो तो सही, क्या है मैसेज? बी पॉजिटिव। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले को बी पॉजिटिव की सलाह दे रहे हो दोस्त? एक बार मैसेज तो देखो। SMS वाले बाबू लिखते हैं कि इस झूठे संसार में SMS भी झूठे होए, कोनो फिरकी लेत रही, भरोसा न करिए कोई। तो ये सब प्रैंक था किसी का। ऐसे ही गलत अफवाहें फैलाकर इतना डरा दिया हमें। सच में। एंड आई कांट बिलीव दैट वी बिलीव्ड सच अ मैसेज विदाउट एनी वैलिडेशन। सच्ची, वी प्रेस द पैनिक बटन इमीडिएटली। अब तो ऐसा लगता है कि बिना टेक्नोलॉजी की लाइफ बहुत ही टफ हो जाएगी। दैट्स सो ट्रू, बट सच्चाई तो ये है कि टेक्नोलॉजी से पहले भी दुनिया थी, तब भी जिया जाता था और जीने का आनंद भी लिया जाता था। बिल्कुल। क्यों ना आज इसी टॉपिक पर चर्चा की जाए। श्योर। समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट लाइफ में क्या है, हाउ इट हेल्प्स इन अचीविंग मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल गोल्स। व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेक्नोलॉजी? सो लेट्स स्टार्ट। मैं हूं अतुल और मैं हूं कंवल। नमस्कार, धन निरंकार। Kamal ji, you have very rich experience in tech industry. So let's begin from beginning. Let's understand what is the basic definition of technology. अतुल जी, टेक्नोलॉजी जिसे हम सरल शब्दों में तकनीक भी कहते हैं जी, जिसका ये भी अर्थ है व्यवस्थित उपचार। किसी भी कार्य में अगर हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो कार्य आसान कर देती है जी। कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये बेसिकली एक तरह का साधक है ताकि जो हम रोज़मर्रा का कार्य कर रहे हैं उसमें हम किस तरह से अपने कार्य को आसान बना सकें। तो जो लाइफ को सिंपल करते वो एक टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। और इस बात से वो कहानी भी याद आ रही है कि रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक व्यक्ति आकर बोले कि मैंने 18 साल तपस्या करके पानी पर चलने की कला सीख ली है, आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या कला आती है? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये काम तो मैं नाविक की मदद से भी कर सकता हूँ। तो वो बोट उस समय की तकनीक थी और सही तकनीक का सही समय पर इस्तेमाल करना ही समझदारी है। बिल्कुल सही। टेक्नोलॉजी की बहुत सारे और भी बेनिफिट्स होते हैं जी। हम जानते हैं कि जिस तरह से लाइव वेबकास्ट, कहीं लाखों किलोमीटर दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर कोई कार्यक्रम चल रहा है, उसको हम लाइव अपने ड्राइंग रूम में बैठ के देख सकते हैं। करेक्ट। और निरंकारी स्टूडियो भी ऐसे कई कार्यक्रम रिलीज़ करता है, जैसे कि वॉइस डिवाइन, किड्स डिवाइन, भक्ति संगीत, महफिल रूहानियत, सोल वाइब्स और ऐसे ही न जाने कितने ही प्रोग्राम्स। बिल्कुल। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी के कारण ही ये सब चीज़ें, प्रोग्राम्स जो हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं जी। और आज की आवाज़ भी इसी माध्यम से पहुंच रही है जी। बिल्कुल। पिछले दिनों आपने IPL सीज़न भी देखा होगा जी, जिसमें लाखों फैंस और फॉलोअर्स स्टेडियम गए और उस मैच के उन्होंने रोमांच को
प्राप्त किया। जी। करोड़ों फैंस थे जिन्होंने लाइव वेबकास्ट भी देखे, और अगर वो करोड़ों इंसान स्टेडियम में जाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं स्पेस की कंस्ट्रेंट है। राइट जी। रिसेंटली ही मैं आईपीएल का वो एक क्वालिफायर मैच देख रहा था, और जिसमें 2.5 करोड़ की लाइव व्यूअरशिप चल रही थी ऑनलाइन जी। तो ऐसे ही मन में कुछ भाव आया कि हर युग में जो संत महात्मा आए हैं उन्होंने भी तो आईपीएल की ही आवाज़ लगाई है। यहाँ पे आईपीएल का अर्थ ईश्वर पालो, ईश्वर पालो। वाह। उन्होंने भी ऐसी सच्चाई की, सत्य की आवाज़ दी, और मन में ऐसे अरदास निकली कि काश ऐसी रूहानी आवाज़ की तरफ भी सबका इतना इंटरेस्ट और व्यूअरशिप हो तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। क्या खूब कहा आपने अतुल जी। ऐसी वाणी की तरफ तो हमारा इंटरेस्ट जाना भी चाहिए और ध्यान दिलाना भी चाहिए। जी, मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किस तरफ है। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं संपूर्ण हृदय वाणी का एक पावन पवित्र शब्द। परम पिता परमात्मा से, परम पिता परमात्मा से नाता जब जुड़ जाता है, नाता जब जुड़ जाता है, एक परिवार के जैसा सारा, एक परिवार के जैसा सारा जहां नजर आता है, परम पिता परमात्मा से। करते पूरब पश्चिम वाले सब। गुरु ज्ञान से टूट जाती मज़हब की दीवार है। कहे हर देव रंग वेश पर, कहे
अतुल जी, हमने देखा है टेक्नोलॉजी के कितने फ़ायदे हैं, बट देर इज़ ऑलवेज अनदर साइड ऑफ द कॉइन। अगर इसका एक्सेसिव यूज़ किया जाए तो ये नुकसान भी बहुत देता है। राइट, उसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है सोशल मीडिया, बट समटाइम्स इट कैन बी वेरी डेंजरस एज वेल। बिल्कुल, हमने देखा है पास में जब वो एक फेमस गेम बैन कर दी गई और कितने ही बच्चे अपनी कीमती लाइफ से हाथ धो बैठे बिकॉज दे वर एडिक्टेड टू दैट गेम। यस, एब्सोल्युटली। एडिक्शन या ओवर एक्सपोजर किसी भी चीज़ का हो तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर ओवर डिपेंडेंसी भी है तो वो भी ठीक नहीं है। जी, हमने कई साई-फाई एक्शन मूवीज़ में भी देखा कि सेम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे एक सुपर हीरो अर्थ या वर्ल्ड को बचा रहा होता है, और वहीं दूसरी तरफ अपोजिट साइड में उसी टेक्नोलॉजी या पावर का इस्तेमाल करके धरती या मानवता के विनाश की प्लानिंग की जा रही होती है। जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी तो अक्सर कहते थे कि वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन। करेक्ट। जहाँ इंसान अपने बचाव के लिए आर्म्स और एमुनिशंस बना रहा है, वो दूसरे को कितना नुकसान देगा इसका उसे अंदेशा भी नहीं है। जी, और जहाँ आईटी फील्ड में आज का यूज़ स्टडी करके अपनी करियर में जॉब्स में ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी और उसका नेगेटिव यूसेज देखें, जैसे हैकिंग हो गई, साइबर क्राइम हो गया, सोशल इंजीनियरिंग है, फिशिंग है, अटैक्स हैं, तो यूथ का ध्यान फाइनेंशियल क्राइम की तरफ भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता जा रहा है। बिल्कुल, ये क्राइम की बात आई तो अतुल जी मुझे याद आया, आप भी तो रिस्क एंड कंप्लायंस फील्ड से जुड़े हुए हैं जो आईटी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जी, आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड को स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर कैसे देखते हैं? कमल जी, आई एम करंटली पार्ट ऑफ GRC टीम विच इज़ गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। जी, तो इसके अंडर जब हम आईटी ऑडिट्स करते हैं तो मोस्टली उसकी एक चेकलिस्ट होती है जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स और अदर पैरामीटर्स पर बेस्ड होती है। अब अगर इस ऑडिट में कोई कंट्रोल फेलियर निकलता है, जिसको हमारी भाषा में नॉन कंप्लायंस कहते हैं, जी, तो उसकी पेनल्टीज बहुत हेफ्टी होती हैं, दैट कैन गो अप टू मिलियंस ऑफ डॉलर समटाइम्स। नॉन कंप्लायंस से मतलब कि जो अनुपालन ना किया जाए। जी, नॉट इन द रिक्वायर्ड कंट्रोल स्टेट। राइट। तो उस नॉन कंप्लायंस में रिस्क इतना हाई होता है कि क्लाइंट बिजनेस डील भी कैंसिल कर सकता है और अनेक लोगों की जॉब्स स्टेक पर होती हैं। जी, तो मुझे महसूस हुआ ऐसा ही एक वादा, ऐसा ही एक एग्रीमेंट तो मैंने सदगुरु के साथ भी किया था जब मैंने ब्रह्म ज्ञान लिया था। जी, तो मेरे जीवन में भी रिस्क बहुत हाई हो जाता है जब मैं नॉन कंप्लाइंट हो जाता हूँ। आपका इशारा वो 5 प्रणों की ओर है। जी, मैंने वचन दिया था कि 5 प्रणों को मांगकर जीवन में कंप्लाइंट रहूँगा, लेकिन अगर मैं उसे फॉलो नहीं कर पाता हूँ तो मेरे जीवन में भी रिस्क बहुत हाई हो जाता है। देन आई बिकम वल्नरेबल टू वाइसेस। फिर मैं उस आनंद को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पाता जो मुझे ब्रह्म ज्ञान के बाद होना चाहिए था। बिल्कुल सही। और साथ ही ऐसा भी ध्यान आता है कि सदगुरु कितने दयाल हैं। कई बार नॉन कंप्लाइंट होने के बावजूद भी फिर से मुझे सुधरने का मौका बार बार देते रहते हैं। तो ऐसी ही अरदास निकलती है कि मुझे याद रहे कि हर गुनाह बख्शिश दिलारे हर दफा कीता न कर। क्या खूब कहा आपने अतुल जी। आज संत निरंकारी मिशन पूरे विश्व में फैला हुआ है। सदगुरु के अनेकों भक्त, जिनमें बहुत से ऐसे महात्मा हैं जो आईटी फील्ड से ही रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। चलिए उन्हीं में से 2 संतों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं हमारे अगले सेगमेंट पैनल डिस्कशन में। वी आर वेरी लकी कि हमारे बीच आज USA से आदरणीय एहसास बजाज जी आए हुए हैं, हु इज़ वर्किंग एज ए डेटा साइंटिस्ट इन ए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फर्म। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है एहसास जी। और साथ ही हमारे बीच में हैं रेवरेंड सिस्टर शुचि गुलाटी जी, जहां भक्ति मार्ग में सेवा, सिमरन व सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में भी ये सोल्यूशन आर्किटेक्ट रूप में कार्यरत हैं और आज समय निकालकर नोएडा से हमारे बीच में आए हैं। वी वेलकम बोथ ऑफ यू। धन्यकार जी। धन्यकार जी। तो एहसास जी, आप सिलिकॉन वैली में जॉब करते हैं जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइबर हब है। नाउ वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन करंट एरा ऑफ टेक्नोलॉजी? अतुल जी, आई बिलीव द करंट एरा ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। जितनी ग्रोथ रिसेंटली 5-10 सालों में हुई है, दैट इज़ वेरी एक्सपोनेंशियल एंड शायद इट्स वेरी अनप्रेसिडेंटेड, और वैसी ग्रोथ हमने बहुत सालों से नहीं देखी थी। करेक्ट। एंड इट्स वेरी फैसिनेटिंग एंड मेस्मराइजिंग टू सी दैट ग्रोथ अप फ्रंट इतना क्लोजली, जैसे आपने सिलिकॉन वैली की बात करी। जी। एवरी मिनट, एवरी न्यू मंथ सम नई टेक्नोलॉजी
कोई आ जाती है और इट जस्ट चेंजेस हाउ द वर्ल्ड लुक्स लाइक। तो सबसे ज़रूरी है अपने आप को अप टू डेट रखना और अवेयर रखना कि क्या आ रहा है और उसको हम कैसे प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। जी बिल्कुल। एक जो बात ध्यान आ रही है कि जो करंट एरा है इट्स ऑल अबाउट कंटेंट कंजम्पशन एंड क्रिएशन। एब्सोल्युटली। हर कोई कंटेंट क्रिएट भी कर रहा है अपने कैमरास के थ्रू और हम कंज्यूम भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। कोई भी हम फीड खोल के देखें, बहुत सारा कंटेंट है, हम वी कैन स्क्रॉल एंडलेसली और पता ही नहीं चलता कि दिस नो एंड टू द कंटेंट। तो इस टाइम पे ये लगता है कि शायद हमें पता होना चाहिए कि हमारी लिमिट कितनी है, हमें कौन सा कंटेंट कंज्यूम करना है, कौन सा नहीं करना। जैसे पिछले दिनों की बात है कि एक नोटिफिकेशन आई कि मेरा जो फेवरेट शो है उसका नया एपिसोड लॉन्च हुआ है और साथ में एक पैरेलल नोटिफिकेशन ये भी आई कि वॉइस डिवाइन का एपिसोड आया है। तो उस एक मोमेंट पे एक चॉइस होती है कि मैं क्या सुनूं, क्या देखूं, जी, क्योंकि कितना कुछ है कंज्यूम करने को। इट्स वेरी नेचुरल। तो ध्यान वहीं गया कि वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाट वी सब्सक्राइब टू, क्योंकि जो हम सब्सक्राइब करेंगे हमें वही बार बार दिखेगा और हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो वैसा ही हो जाएगा जो हम कंज्यूम करते हैं, व्हाट इज़ फेड टू अस। और जब कंपनीज ये एल्गोरिथम्स डिफाइन करती हैं उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपको इंडल्ज करवा के रखना, कि आप बस फ़ोन पे लगे रहें और कंटेंट कंज्यूम करते रहें एंड द कंपनीज कीप रिकमेंडिंग दैट द सेम टाइप ऑफ कंटेंट टू यू। तो Right. कमिंग टू द पॉइंट कि क्या सब्सक्राइब करें, क्या ना करें, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, इसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो हम सब्सक्राइब करते हैं हमें वही कंटेंट और दिखता रहता है। वी आर फेड मोर ऑफ दैट। हम उसी एक वेब में फंस जाते हैं जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन ऐसी हुई है कि जो हमें पसंद आ रहा है, जो हम ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, जी, वी आर फेड मोर ऑफ दैट। और क्योंकि हम सबकॉन्शियसली इतना कंज्यूम कर रहे होते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस भी कहीं ना कहीं वही बन जाता है जो बिलीफ सिस्टम उस कंटेंट का है। बिल्कुल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क आवरसेल्व्स कि मैं कितना देख रहा हूँ, मैं कौन सा कंटेंट देख रहा हूँ और उसको मुझे कब एक लाइन ड्रॉ करनी है कि दिस इज़ इनफ एंड व्हाई आई एम सीइंग समथिंग। तो ये जब तीनों चीज़ों का आंसर हो जाता है, जब एक क्लैरिटी मेरे माइंड में है, देन द कंटेंट इज़ नॉट कंज्यूमिंग मी, रादर आई एम कंज्यूमिंग द कंटेंट। जी एहसास जी। और ये जो फिल्टरिंग का प्रोसेस है, मुझे लगता है कि ये लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मुझे एक कोट याद आ रहा है कि एवरीवन इज़ बॉर्न ए जीनियस बट द प्रोसेस ऑफ लिविंग डी जीनियस इज देम। डेफिनेटली। एक और बात जो ध्यान में आई टेक्नोलॉजी का, जब हमने जिक्र किया कि आज के डे एंड एज में इट्स सो ईजी टू फॉलो अ हॉबी, कि जो भी हमें शौक है, जो भी पसंद है, वेरी इजीली वी कैन कंज्यूम कंटेंट अबाउट इट। हम उसको फॉलो कर सकते हैं। वी कैन फॉलो पीपल हु आर हैविंग द सिमिलर हॉबी एज अस एंड वी कैन फॉर्म अ कम्युनिटी और हम अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कशंस कर सकते हैं। ऐसी एक हॉबी दास को भी वेरी रिसेंटली आई फेल इन लव विद दैट हॉबी और पूरा दिन वही ऐसे लगा कि मैं बस उसके बारे में ही पढ़ रहा हूँ, उसी का सिमरन चल रहा है। एंड व्हाट वाज दैट? It was about perfumes and fragrances. Oh. And I really fell in love with the art and the science of it. तो जब ऐसे फील किया अपने आप में, जो चेंजेस आए कि पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली वो दिमाग में चलना, सुबह उठते ही कुछ ऐसा फ्रेगनेंस स्मेल करना या सोने से पहले कुछ ऐसे इंडल्ज होना उस हॉबी में, तो उसके बाद अपने आप पे यही क्वेश्चन आया कि ये सद्गुरु निरंकार ये चाहते हैं कि मैं इस हॉबी में भी पढ़ूं, कि ये गुरसिक्की की हॉबी, एक भक्ति में डूबना, मैं कब इस स्पिरिचुअलिटी को अपना शौक़ बनाऊंगा। वाह। जब ये मेरा शौक़ बनेगा शायद फिर और कोई शौक़ इतना अहमियत नहीं रखेगा मेरी लाइफ में और मुझे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ किस किस मोमेंट पे निरंकार मेरे लिए खड़ा है, निरंकार मेरी मदद कर रहा है और मुझे वो साइंस दे रहा है और वो मुझे एक कंटेंट फीड कर रहा है कि कैसे अपनी लाइफ को जीना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। शुचि जी, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और सद्गुरु के कृपा से आपने ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त किया है, तो आप टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों को अपने जीवन के सफ़र में कैसे देखते हैं? कंवल जी, मेरा मानना ये है कि टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। जी। जहाँ टेक्नोलॉजी इज़ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंस इंजीनियरिंग की जो एप्लीकेशन है वो टेक्नोलॉजी है। जी। दूसरी ओर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता इज़ एप्लीकेशन ऑफ दिस डिवाइन नॉलेज। ये ब्रह्म ज्ञान, ये सद्गुरु की शिक्षाओं को जीवन में ढालना इज़ स्पिरिचुअलिटी। क्या बात है। टेक्नोलॉजी की बात करें, जहाँ टेक्नोलॉजी ने हमें इतनी इन्वेंशंस दी हैं, इतनी सहूलियत है हमारी ज़िंदगी में। हम देखते हैं गर्मी है तो एसी ऑन कर लेते हैं, ट्रैवल करना है तो हम बाय एयर चले जाते हैं,
जहाँ पहले कई दिन लगते थे, अब हम कुछ घंटों में वहाँ पहुँच जाते हैं। तो कितनी सहूलियत हो गई हमारी ज़िंदगी में। और इन सहूलियतों के साथ एक खुशी भी मिली। लेकिन अगर हम आध्यात्मिकता को देखें तो वहाँ हमें मिलता है प्योर ब्लिस, इटर्नल ब्लिस, जो वास्तविक आनंद, जो हमें सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता से ही मिलता है, जो हमें ब्रह्म ज्ञान से, जब सद्गुरु की शिक्षाएं हम अपने जीवन में हूबहू उतार लेते हैं तो उस इटर्नल ब्लिस की हमें अनुभूति होती है। बिल्कुल। अब जैसे मेरी डॉटर यूके रहती है, शी इज़ वर्किंग देयर। ओके। तो जब कभी भी बात करने का मन करे तो वीडियो कॉल के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर करते हैं, सद्गुरु निरंकार की चर्चा करते हैं और कितना आनंद मिलता है। वो दूरी का एहसास ही नहीं होता। फिर मन में सोचा, भाव आया, ये तो है डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, और एक है दिलों की दूरी। ये टेक्नोलॉजी ने इस दूरी को तो कम करा, लेकिन जो दिलों की दूरी है वो सद्गुरु निरंकार की शिक्षाओं से ही कम होती है। वो आध्यात्मिकता जब जीवन में आती है तभी वो दिलों की दूरियां कम होती हैं और फिर हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आनंद को प्राप्त करते हैं। और जैसे अभी एहसास जी ने भी बताया कि वी हैव टू चूज़, जो ऑप्शंस हैं मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मुझे वो चूज़ करना है, वो चुनाव मेरे हाथ में है। तो इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में भी, आध्यात्मिकता में वैसे तो कोई चुनाव नहीं है, बट आध्यात्मिकता हमें इस ओर ध्यान दिलाती है, क्या मुझे संसार में खचित होना है या संसार में रहते हुए निरंकार से अपने लिप जोड़ के रखनी है। बहुत खूब। अतुल जी, ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन को हम जारी रखेंगे। आइए सभी मिलकर एक मधुर गीत को सुनते हैं। संसार में रहने से भी इनकार नहीं है, संसार में रहने से भी इनकार नहीं है, लेकिन दिलो दिमाग में संसार नहीं है, संसार में रहने से भी इनकार नहीं है। इश्क़े खुदा का है, ये दिल मरीज है मगर इश्क़े खुदा का है, इस लुत्फ़े कायनात का बीमार नहीं है, इस लुत्फ़े कायनात का बीमार नहीं है, लेकिन दिलो दिमाग में संसार नहीं है, संसार में रहने से भी इनकार नहीं है। शुचि जी, आजकल स्मार्ट डिवाइसेस का ज़माना है, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टीवीज़, यहाँ तक कि स्मार्ट होम्स एंड स्मार्ट सिटीज़ आल्सो। तो ऐसे युग में एक गुरसिक का जीवन स्पिरिचुअली स्मार्ट कैसे हो सकता है? अतुल जी, आजकल स्मार्टनेस का ज़माना है, जैसे आपने बताया। वो डिवाइसेस क्यों स्मार्ट हैं? वो इसीलिए स्मार्ट हैं कि जो उसमें इंटेलिजेंस भरी गई है वो उसे एग्जीक्यूट करते हैं। राइट। और स्मार्टनेस अगर देखा जाए तो आजकल लोग भी कितने स्मार्ट हो गए हैं ना। बिल्कुल। अपनी ही सहूलियत के हिसाब से अपनी बात को, किसी और की बात को मोल्ड कर देना, सिर्फ अपने लेवल तक। करेक्ट। और रही बात बीइंग स्पिरिचुअली स्मार्ट, तो मुझे लगता है कि गुरु के वचनों के आगे स्मार्टनेस ना लगाना ही इज़ बीइंग स्पिरिचुअली स्मार्ट।
अपने हिसाब से गुरु के आदेश को, उपदेश को मैनिपुलेट नहीं करना। और वो संपूर्ण अवतार वाणी में भी हमने वो शब्द कितनी बार सुना, अकला सोचा पहुँच न सकन, मेहरा दी बेहद ते। और ये भी हमने कितनी बार सुना ना कि भोले भा मिले रघुराई। बहुत सुंदर। और सुचि जी, ये भी तो लिखा है कि समझदार व्यक्ति वो है जिसे ये भी पता है कि समझ कहाँ नहीं लगानी। ब्यूटिफुल जी। बहुत सुंदर। एहसास जी, टेक्नोलॉजी हर पल बदलती रहती है। आजकल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आपका इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना है? कमल जी, जो ये AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है, इसको कहा जा रहा है कि दिस विल बी द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, और बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ इस फील्ड में देखने को मिली। और जो मैंने काम किया पिछले 3-4 साल से इस फील्ड में, उससे ये समझ आया कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं या कोई एक AI टूल की बात करते हैं जो एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स देता है, हमें आंसर करता है हमारी क्वेश्चंस को, सो जो सबसे अट्रैक्टिव बात या आउटस्टैंडिंग चीज़ वो AI करता है कि इट इज़ एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस इन अ वेरी क्रिस्प एंड क्लियर मैनर, कि वो इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस या कहीं एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी लिंक्स हैं या इन्फॉर्मेशन है वो हमें नहीं देता। फिल्टरिंग आउट, इट इज़ फिल्टरिंग आउट एंड टेलिंग यू द क्रक्स। वो सीधा टू द पॉइंट, जो पूछा उसका आंसर दिया। अभी पिछले दिनों मैंने भी ऐसे कुछ सर्च किया कि हाउ टू बिकम फिट, हाउ टू लूज वेट। सो उस AI टूल ने मुझे डाइट प्लान भी दिया, मुझे पर्सनल ट्रेनिंग असिस्टेंस भी दी, जो कि बिल्कुल हमें जो चाहिए उस टाइम पे जो क्वेश्चन की मांग है उसको पूरा करना, और सारी डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर आउट करके अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन में ना उलझ के टू द पॉइंट आंसर। तो जब ये देखा तो समझ आया कि बनाया तो AI को इंसान नहीं है, वी आर द क्रिएटर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, पर हमारा माइंड, हमारा ब्रेन कभी कभी कोर नॉलेज को भूल कर इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस, नॉइज, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन में उलझ जाता है जो कि इररेलेवेंट है। तो जो मैं सीख रहा हूँ आजकल AI की ग्रोथ से, वो ये है कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को, अनवांटेड डेटा को कैसे एलिमिनेट करके जो ये ब्रह्म ज्ञान और डिवाइन नॉलेज की दात हमें सत्संग से मिली, हमें सद्गुरु से मिली, अगर इसको हम अपनी लाइफ का प्राइम फोकस बनाएंगे तो नो डाउट स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी और प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी हम ग्रो करेंगे। बहुत सुंदर। नाइस। एहसास जी, शुचि जी, आप जी समय निकाल कर स्टूडियो में आए और आपने इतने सुंदर हमारे साथ अपने विचार भी साझे किए, उसके लिए हृदय से शुक्रिया। थैंक यू जी। धन्यवाद। पिछले दिनों एक न्यूज़ बहुत वायरल हुई, जब एक 13 वर्ष का स्टूडेंट, मिशिगन USA में रहने वाला, उसने एक ऐसा कारनामा किया जिससे उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले। ओह नाइस। वो जब अपने स्कूल से वापस घर को जा रहा था स्कूल बस में, तो अचानक से जो स्कूल की बस की जो लेडी ड्राइवर थी जी, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। और जहाँ वो अनाउंस कर रही थी, अनाउंस करते करते ही शी पास्ड आउट। तो ये जो बच्चा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रीव, इसने अपनी सूझबूझ दिखाई और इमीडिएटली आगे बढ़कर इसने वहाँ पे वो बस को ब्रेक लगाई, उस बस का बचाव किया, और फिर उसमें एक 911 का हेल्पलाइन जो है उस पर नंबर मिला के हेल्प मांगी। क्या बात है। इस तरह से उसने पूरी बस को बचाया, वहाँ अनेकों बच्चों की भी जान बचा दी जी। तो मीडिया ने उन बच्चों से पूछा जो उसमें सफ़र कर रहे थे कि बच्चों आप क्या कर रहे थे उस समय जब ये सब कुछ हुआ, आपका कहाँ ध्यान था। तो जब बच्चों से सवाल पूछा तो किसी ने जवाब दिया कि मैं तो मोबाइल में बिजी था, मैं तो कहीं चैटिंग कर रहा था, किसी ने कहा मैं तो सॉन्ग सुन रहा था, किसी ने कहा मैं तो गेम खेल रहा था। उनका असल में ध्यान ही नहीं गया कि ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया वहाँ पे। जी। तो फिर जब मीडिया ने ये सवाल इस बच्चे के पिता से पूछा कि आपने अपने बेटे को ये जो इतनी अलर्टनेस सिखाई, ये एक्टिवनेस सिखाई, ये कैसे आई उसके अंदर, तो क्या कहा उन्होंने? तो वो कहने लगे कि मैंने अभी इस बच्चे को मोबाइल नहीं दिया है, अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अभी उसकी सही उम्र नहीं है। ओके। क्योंकि अभी ये समय है जब उसको एनवायरनमेंट को फील करना है। क्या बात है। कहीं वो इसमें खचित ना हो, इन गैजेट्स में ना बिजी हो जाए। और ये चीज़ को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे वो जो बच्चा है जिसके पास मोबाइल नहीं है, उसने उस एनवायरनमेंट को, उस सिचुएशन को भांप लिया और इमीडिएट एक्शन लिया, और एक्शन भी लिया। जी। और उधर देखते हैं कि जो बच्चे उसमें बिजी हैं उन्हें पता ही नहीं कि शायद उनकी लाइफ भी स्टेक पे है जी। तो ये इतनी बड़ी सीख है कि पता लगता है कि किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए
कि हमारे को कैसे अलर्ट रहना है और ये गैजेट्स या ये जो टेक्नोलॉजी है ये कैसे अगेन हमारे लिए एक बाधक ना बन जाए। करेक्ट करेक्ट। और कभी कभी इस रूप में भी बाधक बन जाती है कि कोई दूसरा इंसान या हमारे बड़े ही कई बार हमसे बात कर रहे होते हैं और हमारा ध्यान सिर्फ फ़ोन पर होता है। जैसे वो कोड भी है ना कि लीविंग योर फोन व्हेन समबडी इज टॉकिंग टू यू इज़ आल्सो ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट। और कंवल जी, इस पर मुझे एक कवि की पंक्तियाँ याद आ रही हैं जिसमें उन्होंने ऐसे ही एक पिता के भाव रखे जी कि पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो घड़ी पर नज़र रहती थी और मेरा जी घबराता था। समय पर नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निकल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निकल रहा है। ना मैं चिल्ला रहा हूँ ना किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, आपस का प्यार छीना है, एक साथ बैठकर बतियाने वाला परिवार छीना है। टेक्नोलॉजी की दुनिया ने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज़्यादा गूगल पर भरोसा है। नौजवानों अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया, अब थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत खूब। अब थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत सुंदर पंक्तियां अतुल जी। जैसे उस बच्चे ने अपने पिता की बात मान ली और इतने बड़े हादसे से वो बच गया जी, ऐसे ही हमारे सतगुरु का जो हमारे को वचन आता है, अगर हम उस बात को मान लें, क्या बात है, तो फिर हमारे जीवन में भी आनंद ही आनंद भर जाएगा। आइए ऐसे ही महात्माओं से उनके जीवन के अनुभव सुनते हैं। जी हाँ, आदरणीय रोबिंदर सिद्धू जी, कनाडा से। हमारे अगले सेगमेंट में जब माना तब जाना। जी। तान अंकार जी, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है, कुछ ऐसा वक्त आता है जब ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अपनी लाइफ से ऐसा ही एक वाक़या आज आप सबके साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है। दिसंबर 8, 2017 इस दिन की मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत अहमियत है, बिकॉज दिस वाज द डे व्हेन माय 3.5-year-old daughter Sophie was diagnosed with stage 4 cancer। ये दिन चिंताओं से भरा था, उथल पुथल से भरा था, दुख से भरा था, आंसुओं से भरा था। पर धीरे धीरे महापुरुषों ने प्रेरणा दी, सतगुरु के वचन से जोड़ा और समझाया द फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस की तरफ जब बढ़े तो ये जर्नी मुश्किल तो ज़रूर थी, पर उसको क्रॉस करना थोड़ा आसान हो गया। इसी जर्नी के दौरान, इसी ट्रीटमेंट के दौरान एक स्टेप था बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसके बारे में आज आप सबके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दौरान वो बच्चों को बहुत हाई डोज कीमो देते हैं, जिससे बच्चे का बोन मैरो जो होता है वो वाइप आउट हो जाता है, और उसके साथ ही वाइप आउट होती हैं कोई वैक्सीनेशन, एनी इम्यूनिटी दैट द चाइल्ड हैज़। सो आफ्टर दैट हाई डोज कीमो जो बच्चा होता है वो सिवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। इसी प्रोसेस के सेकंड पार्ट में वो स्टेम सेल्स दोबारा बोन मैरो में डालते हैं, और वो स्टेम सेल्स धीरे 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 करते हुए ऑलमोस्ट 1 महीना लगाते हैं, वापस बोन मैरो को बिल्ड करते हैं, और उससे कैंसर से लड़ने में आसानी हो जाती है। Sophie, when she went through bone marrow transplant, she went through the first part जहाँ हाई डोज कीमो दी गई, और उसकी वजह से उनकी सारी इम्यूनिटी वाइप ऑफ हो गई। 2 दिन बाद डॉक्टर ने हमें बताया कि एक बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला, जो हम सब की बॉडी में हमेशा रहता है, पर अनफॉर्चुनेटली उस दिन सोफी जब सिवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थी, वो बैक्टीरिया सोफी की बॉडी में एक्टिव हो गया है और उसने इन्फेक्शन फैला दिया है। डॉक्टर ने कहा अब हम कुछ कर नहीं सकते, इस बैक्टीरिया से किसी तरीके से लड़ नहीं सकते, हमें सिर्फ इंतज़ार करना है। और साथ में उन्होंने कहा हमें नहीं पता कि कल सुबह आएगी कि नहीं आएगी। जब ये बात डॉक्टर के मुंह से सुनी तो मन कांप गया, मन डर गया। उसी रूम में डॉक्टर के जाने के बाद मैं, मेरी वाइफ और सोफ़ी हैं। मेरी वाइफ ने मेरी तरफ देखा
और मुझे कहा कि आपको याद है माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने वो एक कोट सुनाया था जब वो टोरंटो आए थे कि तू कबूल तो तेरा किया सब कुछ कबूल है। तो अगर सब कुछ कबूल है तो इस मोमेंट में हमें सब कुछ कबूल करना होगा। अक्सर जब जिंदगी आसान चल रही होती है तो सब कुछ कबूल करना आसान हो जाता है, बट इन मोमेंट्स लाइक दिस इज व्हेन वी रियली नीड टू एक्सेप्ट। उन्होंने कहा ये बच्चा सतगुरु निरंकार का है, ये ट्रीटमेंट निरंकार की बनाई हुई है, सतगुरु की बनाई हुई है, ये डॉक्टर, ये दवाइयाँ, यहाँ तक कि ये डिजीज भी निराकार का ही दिया हुआ है। तो जो सब कुछ करने वाला है, जब वो सब कुछ कर रहा है तो हमें ना डरना है, ना हमें कांपना है, हमें सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है। इस बात को सुनकर मन को बहुत साहस मिला। फिर सोचा कल सुबह तो कल सुबह आएगी, हम अभी क्या कर सकते हैं। सोफी को पेंटिंग का, कलरिंग का बहुत शौक है, तो फिर उस सारी रात हम तीनों ने बैठ के कलरिंग की, पेंटिंग की, इस लेवल तक कि सोने से पहले सोफी खिलखिलाती हुई सोई। जब उसने आंखें बंद की, वो आराम से सोई, तो वाइफ ने मेरी तरफ फिर से देखा और कहा हम इस मोमेंट में जो भी कर सकते थे वो हमने कर दिया, अब सब निराकार के हाथ समर्पित करके चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वो एक कोट याद आया, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट देयर। साथ संगत, इस इंसिडेंट को आज 5 साल हो चुके हैं। सोफी नाउ इज ऑलमोस्ट 10 years old। कई बार उस दिन के बारे में सोचता हूं तो मन सतगुरु के प्रति कृतज्ञता से, प्यार से भर जाता है, सिर झुक जाता है कि मेरे पातशाह, कैसे आपने एक कोट द्वारा हमारे मनों में साहस भर दिया, हमें राइट डायरेक्शन दिखाई, हमें सिखाया कि जिंदगी को कैसे जीना है, कैसे मुश्किल वक्त का सामना करना है, उससे भागना नहीं है, उससे घबराना नहीं है। साथ संगत, सतगुरु के वचनों को जब मैं अपने जीवन का आधार बना लेता हूं तो ये मुश्किल वक्त आकर निकल जाते हैं। वो 2 लाइनें उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आउंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लंघ जांदियां ने। हुण तक जे डोलिया नी उपकार है तेरा, हुण तक जे डोलिया नी उपकार है तेरा, मैनू खंगोलिया नहीं, मैनू खंगोलिया नहीं, उपकार है तेरा, हुण तक जे डोलिया नहीं, उपकार है तेरा। अकलां दे बूहियां चों कई वार तेनू लंघाया, अकलां दे बूहियां चों कई वार तेनू लंघाया, तू जवाब सी हर गल दा, मैं फिर भी सवाल उठाया, फिर भी सवाल उठाया, फिर भी सवाल उठाया, मुख फिर भी मोड़िया नी, उपकार है तेरा, मुख फिर भी मोड़िया नी, उपकार है तेरा, मैनू खंगोल
उपकार है तेरा हुण तक जे डोलिया ने उपकार है तेरा हुण तक जे डोलिया ने उपकार है तेरा हुण तक जे डोलिया ने उपकार है तेरा। कमल जी, आज टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान चांद तक भी पहुंच गया है बिल्कुल। और हज़ारों लाखों किलोमीटर की दूरी बस कुछ मिनट या आवर्स में ही कंप्लीट हो जाती है। वो भी टेक्नोलॉजी की मदद से। जी बिल्कुल। पर एक दूरी ऐसी है जो लगभग 1 फीट की ही है, पर वो दूरी कवर ही नहीं हो रही है। अरे ऐसी कौन सी दूरी है? वो दूरी है इंसान के दिल से लेकर दिमाग तक की दूरी। वाह। जो दिल में है वो दिमाग में नहीं है, जो दिमाग में है वो दिल में नहीं है। बहुत सुंदर। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। बहुत सुंदर। अतुल जी, आपके शेर को सुनकर मेरे को वो बात याद आ गई कि आप तो अनेकों कविताएं भी, और यहाँ टेक्नोलॉजी की बात चल रही है तो टेक्नोलॉजी पर भी आपने कई ऐसी कविताएं लिखी हैं, और कई बार आपको ऐसा मौका भी मिला कि आपने समागम में या संगत में वो सुनाई भी हैं। जी इनके तो क्यों ना आज कुछ पंक्तियाँ आप हमारे साथ भी साझी करें। जी जी, कुछ भाव कुछ समय पहले लिखे थे तो आप जी परवान करें। इरशाद। एक इंसान बहुत परेशान, मुसीबत का मारा हालातों से हारा, ओहो। जब कहीं कुछ ना बना तो आखिरकार भगवान को ही पुकारा। बार बार बुलाने के बावजूद जब भगवान का दर्शन काफी देर से हो पाया, अच्छा। तो उसने अपनी परेशानी छोड़ पहले भगवान पर ये सवाल उठाया। अरे वाह। बोला, भगवान, आईफोन और इंटरनेट के ज़माने में आप अपना कम्युनिकेशन का तरीका क्यों नहीं बदलते? अपना मोबाइल, ईमेल या फेसबुक आईडी बनाकर सबको डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करते? बड़ा क्रिएटिव आइडिया है। अरे आपके सभी भक्तों को बड़ा आराम हो जाएगा और दुनिया में कहीं भी बैठे बैठे उनका फटाफट से काम हो जाएगा। बहुत सुंदर। फिर वो सलाह दे रहा है भगवान को कि फिर टेक्नोलॉजी का फायदा आप त्रेता युग में भी उठा पाते, सीता माता को जीपीएस के थ्रू आसानी से ढूंढ पाते। ओह माय गॉड। द्वापर में काश आपके दोस्त सुदामा के पास होता आपका मोबाइल नंबर, फिर इतने बरस ना काटते वो गरीबी में, पहुंचते झट से महल के अंदर। क्या बात है। फिर भगवान ने क्या कहा? भगवान ने ये सब सुना चुपचाप और फिर मन मन मुस्कुराए, फिर धीरे से बोले, अच्छा पर बच्चा तुम समझ नहीं पाए, मेरा एक सेवक ही बिना गूगल मैप्स या जीपीएस के ले आया था सीता माता को खोज। क्या बात है। मेरा एक सेवक ही बिना गूगल मैप्स या जीपीएस के सीता माता को ले आया था खोज, और तुम तो अब तक खुद को भी नहीं ढूंढ पाए, जबकि टेक्नोलॉजी यूज करते हो रोज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुदामा जैसे भक्त बिना मोबाइल नंबर भी मुझ तक हैं पहुंच जाते, और आज के इंसान कई वर्षों तक मुझसे कांटेक्ट ही नहीं कर पाते। होय होय होय। तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, तब टेलीपैथी और दिल की तरंगों से काम होता था। हाँ जी। अरे उस समय एप्पल और ब्लैकबेरी तो सिर्फ फ्रूट का नाम होता था। बहुत सुंदर। क्या बात है। जिनके दिल में बस मेरा ही वास है, मुझ पर रखते जो अडिग विश्वास हैं, फिर बिना किसी टेक्नोलॉजी में उनके बस में हूँ। अरे ऐसे भक्तों के दिल और नस नस में हूँ। बहुत सुंदर। लेकिन आज की जनरेशन के नौजवान ने पाली है टेंशन, बिकॉज व्हेन ही इज नॉट वर्किंग ही इज नेटवर्किंग। समंदर पार भी लोगों से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर चैट करता है जी, पर घर में बीमार माँ और बूढ़े बाप की खबर कहाँ रखता है। अब हाथ की उंगलियां कहाँ किसी के चरण दबाती हैं, वो तो बस आईपॉड, कीबोर्ड और रिमोट के बटन ही छू पाती हैं। बहुत खूब। उसकी झुकी गर्दन नहीं नम्रता की निशानी है, और ये तो व्हाट्सएप और इंस्टा की मेहरबानी है। बिल्कुल। कंप्यूटर की स्पीड हर बार और तेज हो गई, लेकिन रूहानियत वाली चाल जाने कहाँ खो गई। कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाए पर वो नजर नहीं पाई, जिससे हर शख्स में उसे खुदा दे दिखाई। बहुत सुंदर। मुझे देखने वाला ज्ञान चक्षु का प्रोग्राम इंटरनेट से डाउनलोड नहीं होता है। इसका भेद यानी पासवर्ड तो केवल और केवल सदगुरु ही देता है। ज्ञान के पासवर्ड से जब भक्ति के विंडोज में लॉगिन हो जाएगा तो जन्म मरण का सिस्टम हमेशा के लिए शट डाउन हो जाएगा। वाह वाह, बहुत सुंदर।
ध्यान देना कि टेक्नोलॉजी सहायक बनती जीवन में, जी। पर आनंद बस सद्गुरु देता है। हम्म। खुद की पहचान और ईश्वर का ज्ञान देकर जीवन सुखी करता है। तो बच्चा भ्रम में ना पड़, माया का चक्कर छोड़, सद्गुरु से ब्रह्म को पाकर मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़। क्या ख्याल है, बहुत सुंदर। फिर चाहे टेक्नोलॉजी यूज कर और सोशल नेटवर्क बढ़ा, सद्गुरु के डिवाइन नेटवर्क में आकर आनंद भरा जीवन बिता। सद्गुरु के डिवाइन नेटवर्क में आकर आनंद भरा जीवन बिता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू जी। कितने सुंदर रूप में, कितनी क्रिएटिव तरीके से आपने ये कविता हमारे साथ साझी की। बख्शिश सद्गुरु कृपा जी। लेट्स एक्सपीरियंस सम मोर क्रिएटिविटी इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जिसका नाम है रंगमंच से। राधा, ओ राधा रानी, हेलो। ऐसे नहीं सुनेगी, इसके पैरों पे गुदगुदी करती हूँ। आउच! अचिंत, ये डरा दिया तूने। आवाज नहीं लगा सकती थी? वही तो कर रही हूँ इतनी देर से, पर मैडम इतनी तेज वॉल्यूम में गाने लगा के सो रही है। नहीं नहीं, सो नहीं रही थी, मेडिटेशन कर रही थी। मेडिटेशन? अच्छा, फोन दिखा। ये देखो, पंजाबी गाने इतने फुल वॉल्यूम में लगा के मेडिटेशन हो रही थी। हाँ हाँ, मैं ना सब मान सकती हूँ, लेकिन पंजाबी गानों के ढोल पर मेडिटेशन, नो, नेवर। अच्छा ना, तू ये बता यहाँ कैसे? तूने तो आना नहीं होता। रोज शाम को मिलते हैं हम लोग पार्क में, पर तू पता नहीं कहाँ बिजी है। कुछ नहीं यार, मैं रिलैक्स कर रही होती हूँ घर पे। हाँ, दिन रात फोन चला के। यार अब मम्मी मत बन तू। मैं तो बनूंगी। ओफो, सबको प्रॉब्लम है, अपना पर्सनल स्पेस भी चाहिए होता है भाई। स्पेस देने ही आई हूँ आज तुझे स्पेशली। क्या मतलब, फिर से कोई नया गैजेट लाई है क्या? पता था, और कोई करे ना करे तू जरूर गेस कर लेगी। दिखा दिखा। ये देख, ये है VR सेट। VR? यस, वर्चुअल रियलिटी। इसे पहनने के बाद हम एक अलग ही दुनिया में जा सकते हैं। वाओ, रियली? और सिर्फ जा ही नहीं सकते, बल्कि सब फील भी कर सकते हैं। लेकिन 1 घंटे का ही टाइमर होगा, तब तक ये लॉक रहेगा, इससे बाहर नहीं आ सकते। हाँ हाँ, एक क्या पूरा दिन निकाल दूंगी मैं तो। आई एम रेडी। नहीं, अभी सिर्फ 1 घंटा ही। ओके, इसे पहन ले अब। डन। 1 2 3 स्टार्ट। वाओ, ये क्या है? मैं यहाँ घूम सकती हूँ, सब देख सकती हूँ। आई कैन फील दिस वॉल्स। ये कौन सी जगह है? ये है वेलकम टू टेक सिटी। टेक सिटी में आपका स्वागत है। अरे, ये कौन है? ये यहाँ का VA है, यानी वर्चुअल असिस्टेंट। माय नेम इज टेकेंद्र। बोल, पंजाबी असिस्टेंट? यस, हर भाषा और कल्चर लोडेड है इसमें। ही कैन बी एनीवन एज पर द कमांड। यस, आप पंजाबी हैं इसलिए टेकेंद्र। और साउथ इंडियन होती तो टेकेश्वर। ही इज सो फनी। थैंक्स हरिप्पा। ओए हडिप्पा, ओए ये जगह कितनी अमेजिंग है। आजा, चल आगे चले। आउच! क्या हुआ? मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, लगता है कोई वॉल है जैसे। कॉशन, नोटिफिकेशंस अहेड। नोटिफिकेशन हटाओ, इन्हें बाद में देखेंगे। देख, यहाँ कितनी सारी ऐप्स हैं, कुछ भी फन कर सकते हैं वर्चुअली। वाओ, वो देख, फूड ऐप। कुछ खाना मंगवाते हैं, भूख लगी है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ओपन करती हूँ ऐप। फूड ऐप एक्टिवेटेड। ओ जी, स्वागत है आपका टेकेंद्र दे ढाबे ते। मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ खाना, पराठे सब्जी ते अचार। नाले खाओ ठंडी खीर, पी के लस्सी, मारो डकार। ऐसा करो, दाल मखनी और नान लगा दो। डाउनलोडिंग फूड। अरे, ये क्या है? ये तो ठंडी दाल है। और ये नान कौन से गरम है? ये भी ठंडे। गरम खाना लेके आओ भाई। ये है चिल जोन। यहाँ सब चिल करते हैं, रिलैक्स, इसलिए सब चिलिंग होता है यहाँ। सुना राधा, मतलब यहाँ खाना ठंडा ही मिलेगा। क्या फायदा फिर? भूख लगी थी, छोड़ो, बाहर जाके खाऊंगी। मूड ही ऑफ कर दिया मेरा। आओ आगे चले। ये देखो, मेमोरी जोन। ओह वाओ, मेरी मेमोरीज, फोटोज। हाय, ये देखो, लास्ट मंथ वाली ट्रिप की पिक्चर्स। इसे ओपन करो। हाँ हाँ करो भाई करो। मेमोरीज एक्टिवेटेड। अरे अरे रुको, ये क्या? ये सारी पिक एकदम से स्नैप होती हैं एंड गायब।
मुझे देखने तो दो। अरे रुक जाओ भाई, फील ही नहीं आ रही है। अरे अरे बंद करो इसे। अरे क्या हुआ वीए साहब, रुको जरा, सब्र तो करो। मेमोरी जोन यानी फोटो खींचो अपलोड करो, फोटो खींचो अपलोड करो, #मेमोरी फुल। क्या मेमोरी फुल? यादें थी मेरी, फील भी नहीं कर पाई, सब अपने आप क्लिक हो गए, गैलरी पर ही चिपक गई। ये आवाज़ कैसे आ रही है राधा? आई थिंक बाहर आंटी जी बुला रही हैं तुझे। अरे हाँ हाँ बंद करो, मम्मा को नीड ना हो मेरी, मुझे डांट पड़ जाएगी भाई। चलो चलो। अब क्या हुआ? लगता है फिर से कोई वॉल सामने आ गई, चल नहीं पा रही मैं। नोटिफिकेशंस अहेड। हटाओ भाई, मम्मी बुला रही हैं। एरिया ब्लॉक्ड, टाइम अभी खत्म नहीं हुआ। बोला तो था 1 आवर का टाइम है, अभी तो बस 15 मिनट हुए हैं। क्या? मुझे घुटन हो रही है, बाहर निकालो मुझे, मैं नहीं रह सकती। और मम्मा भी बुला रही हैं, बात तो करने दो। टाइप मैसेज, आप फैमिली से मैसेज पे बात कर सकते हैं। नहीं भाई, बाहर जाना है अचिन, तू कर, मेरा सर फट रहा है यहाँ पे यार। लो उतर गया, ठीक है तू? बेटर नाउ। लेकिन हम बाहर कैसे आए टाइम से पहले? इमरजेंसी एग्जिट। तो जब पता था पहले क्यों नहीं किया? हाँ पता था, और ये भी पता था कि तुझे इस इमरजेंसी एग्जिट की इम्पोर्टेंस भी बतानी होगी। मतलब मैं समझी नहीं। आपकी बड़ी बहन रिया दी ने बताया मुझे। जब मैंने कॉल करी कि राधा रहती कहाँ है, नीचे भी नहीं आती, तो पता चला मैडम को मोबाइल से ही फुर्सत नहीं मिलती, और तब इस गैजेट का आइडिया आया मुझे। ओह गॉड, मतलब तू जानबूझ के मुझे फंसा रही थी? यस, ताकि समझाया जा सके। वो ठंडा खाना याद है? यही होता है जब घर पे खाना लगा हो, लेकिन हम सब तो फ़ोन में बिजी होते हैं। सामने पड़ा खाना भी ठंडा हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? बस एक गेम और, बस एक मैसेज और। एंड मेमोरीज, वो हम आँखों में बसाने के बजाय, उन्हें फील करने के बजाय बस क्लिक करके इस रेस में लगे रहते हैं कि पहले अपलोड कर दे, लाइक्स तो आ जाएं। फील कर ही कहाँ रहे हैं हम कुछ? घर में रहते हुए भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन एक साथ बैठ के बात नहीं कर सकते, हाल चाल नहीं पूछ सकते, हंसी मजाक नहीं कर सकते। इसीलिए वीए ने तुम्हें किसी से मिलने ही नहीं दिया। टाइप मैसेज डियर। बट मैं तो क्या राधा? पर्सनल स्पेस होना गलत बात नहीं है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का सहारा लेके सारा टाइम सिर्फ इसी में लगे रहना गलत है। ना अपनों को टाइम दे पाते हैं और ना ही अपनी रूटीन सही कर पाते हैं। आई एम सॉरी यार, मैं क्या कहूँ, मैं कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ। आज ये VR को देखा तो ये घुटन समझ में आई जो मैंने खुद को दे रखी थी। थैंक यू इस इमरजेंसी एग्जिट के लिए। हम सभी को इन गैजेट्स को यूज़ तो करना है, लेकिन सही समय पे कब इन नोटिफिकेशन से इमरजेंसी एग्जिट लेना है ये भी पता होना चाहिए। यस राधा जी, चल अब उदास ना हो, फिलहाल इस कमरे से इमरजेंसी एग्जिट ले और चल नीचे। चल चल चल, दूर दूर तक अब जो कोई भी ज़्यादा फ़ोन चलाएगा तो हम बोलेंगे रख दे फ़ोन, नहीं तो टेकेंदर आ जाएगा। हाँ हाँ। अतुल जी, एक बार मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तो जब मैं ऑफिस से बाहर निकला और कैब बुक करने लगा, अचानक से मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे फ़ोन की बैटरी ड्रेन्ड आउट है। तो जब फ़ोन डेड था तो मैं ना तो कोई टैक्सी बुक कर पाया, कोई कैब बुक कर पाया, ना ही मैं कोई ऑटो ले पा रहा था। और जब मैंने सोचा कि चलो किसी और से बात करके कुछ ऐसा सबब बन सके कि किसी को बुला लिया जाए जी, तो फ़ोन नंबर भी याद नहीं थे, क्योंकि वो फ़ोन जो है वो नॉर्मली मोबाइल के अंदर ही होते हैं। जब से फ़ोन स्मार्ट हुए हैं हमने नंबर याद करने छोड़ दिए हैं। बिल्कुल। तो उस समय इतनी विवशता लगी, ऐसा लगा कि कहाँ ये एक टेक्नोलॉजी एक छोटे से डिवाइस के साथ मेरी ज़िंदगी ही रुक गई। जो मैं एक रोज़मर्रा काम करता था, जो पहले मेरी ज़िंदगी में ये एक डिपेंडेंसी नहीं थी, वो इस टेक्नोलॉजी की वजह से उसके ऊपर इतनी डिपेंडेंसी आ गई कि मैं वहाँ रुक गया। और जो उसके अंदर ऐप्स हैं, वो ऐप्स की इतनी डिपेंडेंसी हो गई कि उन ऐप्स के बेसिस पे ही मैं अपनी कैब भी बुक करता हूँ या मैं अपने बैंक की भी बैंकिंग करता हूँ, जो भी कार्य करता हूँ मैं उन ऐप्स के बेस पे करता हूँ। करेक्ट कमल जी, ध्यान आ रहा है कि ये जो हमारी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है, ये ऐप बेस्ड ज़िंदगी हो गई है।
सच्चे पातशाह अरदास है ये आप बेस्ड ज़िंदगी हो जाए, वाह। ये आप पे निर्भर हो जाए, आपने जो निरंकार दिखाया है उस पर निर्भर हो जाए तो कितना सुंदर जीवन हो जाए। बिल्कुल। There is a saying like technology is a useful servant but a dangerous master. So let's make the technology serve us and we happily serve the true master. बिल्कुल। और एक और चीज़ भी है कि टेक्नोलॉजी जो है हम देखते हैं इट इज़ एवर चेंजिंग। जी, ये दिन प्रतिदिन चेंज होती जा रही है, ऑब्सोलीट होती जा रही है। करेक्ट। लेकिन ये निरंकार, ये जो परम सत्ता है, ये हमेशा स्थिर है, ये हमेशा नवीन है, ये हमेशा अपरंपार है, ये हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगर कनेक्शन हमारा इस निरंकार से है तो फिर ये टेक्नोलॉजी उसके सामने एक बोना है। जी, टेक्नोलॉजी निरंकार से ही निकली हुई है, बट ये जो स्थिर रहने वाला है वो केवल और केवल निरंकार है। आइए मिलकर सदगुरु के चरणों में यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह आपके चरणों में ये सिर हमेशा झुका रहे। जहाँ टेक्नोलॉजी का बैलेंस सदुपयोग होता रहे, वहीं हम सेवा सिमरन सत्संग के साथ हमेशा हमेशा ताउम्र अंत सांस तक जुड़े रहें। और इसी अरदास के साथ अब समय हो चुका है अपने श्रोताओं से विदा लेने का, और जाते जाते अपने सभी श्रोताओं को जोड़े जाते हैं सद्गुरु संदेश के साथ। नमस्कार, धन निरंकार। ये हमारा ही चुनाव है, हम किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। हम कांटे बनने चाहते हैं या हम फूल की तरह जिसने वो कोमलता रखनी है, महक रखनी है, सुंदरता एक, और सबसे बड़ी बात कि कांटों के साथ को एग्जिस्ट भी कर लेता है वो फूल की पंखुड़ियाँ, कि उसको ये दिक्कत नहीं होती कि मेरे आसपास ये कांटे हैं जो कि ना खूबसूरत हैं, उल्टा नुकसान और देते हैं। पर वो बात कि एक विभिन्नता के बाद भी एक अपनाया हुआ है कांटों को, तो ये संत तो हमेशा ऐसी नज़र रखते हैं कि किसी की भी बुराई हो उसके साथ भी उसकी अच्छाई को ऊपर एक वैल्यू देते हैं, कि नज़रिए को जैसे ही बदल देंगे, जो हमारी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है। जो एक फोकस हम करेंगे बुराइयों पे तो बुराइयां ही दिखेंगी, और फिर एक हमारा ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसा होता है, जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वैसा ही हमारा एक स्वभाव बनता जाता है। तो जितनी भी गलत चीज़ों पे नज़र जाएगी आजकल, चाहे वो सोशल मीडिया पे भी देखें, कि चाहे बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं उसमें देखने के लिए, पर एक चूज़ करके अगर सिर्फ एक नफ़रत फैलाने वाली चीज़ें या जो एक बिल्कुल ही ख़राब चीज़ें हैं वो अगर देख रहे हैं, या वैसे अपनी बोली भाषा में भी गाली गलौच या अच्छी तरह किसी से व्यवहार नहीं कर रहे, ऐसा चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम भी वैसे ही बनते जाएंगे। तो अगर अपने मन को इस निराकार, इस प्रभु परमात्मा के साथ हर समय जोड़े रखेंगे, तो फिर ये बात हमेशा ही होती स्वयं ही जाएगी कि एक अपना सुधार हर कोई हर समय करता रहेगा, और जिस पल हमसे कोई गलती हो वो खुद ही समझ आ जाती है कि ये गलती हो गई है। तो प्रभु परमात्मा से ये सुमिरन रूप से फिर अपनी गलतियों को बख्शवाना और सामने वाले से भी माफ़ी मांगनी।